नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। हमारे साथ आज चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अतुल मिश्रा सर मौजूद हैं। विपक्ष के सबसे आखिरी किले को भी भारतीय जनता पार्टी ने ढहा दिया है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बंजर की जमीन पर कमल खिलाने का काम किया है। वहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 1.5 दशक से मेहनत कर रही थी। कभी 3 सीटें जीती, कभी 77 सीटें जीती और फिर उसने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 200 सीटों से अधिक लाके बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाई है। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपना पहला सीएम वहां पे घोषित किया है, जो आज शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ आज चर्चा में आप मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल में बीजेपी ने किस तरह से जो जीत हासिल की है और आने वाले समय में हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये कैसे देखने को मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से रणनीति बनाएगी? क्योंकि बीजेपी ने जब बंगाल जैसी बंजर जमीन पे कमल खिलाया है तो यहाँ पे उसका संगठन, उसकी सरकार पहले से ही कार्यरत है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेना भाजपा के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर थी। अब आरोप चाहे जो लगे, ईडी लगे, सीबीआई के ऊपर लगे, चुनाव आयोग के ऊपर लगे, किसी पर भी लगे, लेकिन होता क्या है कि पब्लिक रिजल्ट चाहती है। आपने नकल करके पास किया है कि असल करके पास किया है, क्या आपने खाली कापी रख दी थी, कैसे भी हुआ रिजल्ट चाहिए और खेल उसी का मजबूत माना जाता है जो रिजल्ट दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कैसे किया? ये खाली कह देने मात्र से काम नहीं चलने वाला है कि ईडी का सपोर्ट था, चुनाव आयोग का सपोर्ट था। ये विपक्ष के लोग अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पिछले 10 वर्षों से वहां लगातार काम कर रहा है। अभी इस चुनाव में कितने लोग गए थे, कोई लिमिट है? पूरी भारत सरकार लगी हुई, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए थे, कितने ऐसे लोग लगे थे जिनको नाम नहीं जानते, कोई उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर काम करते। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष के बहुत बड़े किले को ढहा देने के बाद जहां भी चुनाव होने वाले 27 में 3 जगह पे चुनाव है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन तीनों में विपक्षियों की हिम्मत दांव दे गई है, दांव पे आ गई है और वो अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं। भले वो कहेंगे नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, उससे कार्यकर्ताओं में उनका हौसला कमजोर हो जाता, लेकिन न केवल कार्यकर्ता बल्कि नेता और यहाँ तक कि जो वोटर है वो भी ये महसूस कर रहा तो 27 भी जीत। तो ये परिस्थितियां हैं। अब इन परिस्थितियों में चाहे पंजाब हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके साथ एमपी भी जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, मानी सी बात है कि चुनाव से पहले वहां आम आदमी पार्टी टुकड़े में बटेगी। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि बंगाल में तो ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन जबरदस्त हुआ। एक मैसेज जो हिंदू बनाम मुस्लिम का वहां चला, ऐसा माना गया कि वोट दो ही तरफ गए। एक वोटर हिंदू था जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और कमल चुनाव चिन्ह पे गया, और दूसरा वोटर वहां पे मुस्लिम था जो टीएमसी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो पोलराइजेशन बंगाल में हुआ, ये क्या उत्तर प्रदेश में अब संभव हो पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगर आप गौर करें तो 14, 17, 19, 22 के चुनाव में ये होता आया है। पोलराइजेशन होता था, धर्म के पिच पर बीजेपी लगातार खेलती रही, कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के बहाने। वो लगातार हिंदुत्व वोट बैंक को ही अपना एक फाइनल टारगेट मानकर चलती रही और उसको गेन करने में लगातार उसको सफलता होती रही। जो पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का ये कार्ड फेल हो गया। अयोध्या जैसी सीट जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई, वहां पे बीजेपी चुनाव हार गई और एक जो धर्म का ये कार्ड चलते थे वो उत्तर प्रदेश में रुक गया। इस बार यहाँ पे फिर से जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिला है। पहले भी मंडल का मंडल चलता आया था, लेकिन इस बार यहाँ पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया और पीडीए समाज जो है उसको लगातार जागरूक करने में लगे रहे कि उनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, विपक्ष लड़ रहा है और संविधान का, दलितों को और आरक्षण का एक मैसेज राहुल गांधी ने भी यहाँ पे दिया। तो क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे 2024 का चुनाव हुआ, जाति आधारित चुनाव हुआ, या फिर ये धर्म की पिच पे चुनाव होगा और इसमें बीजेपी सफलता लेती दिखाई देगी? अब चुनाव 2027 में कौन किस पे लड़ेगा, किस मुद्दे पर लड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे स्पष्ट हैं। वही पुराना संबल, मंदिर, हिंदुत्व, इन्हीं पे उनको लड़ना है और इसके साथ साथ अपनी छोटी मोटी जो भी परफॉर्मेंस है उस पर चर्चा करना है, उस पर वोट मांगना है। अब रही बात पीडीए की, अगर वास्तव में पीडीए अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया और उनके साथ अन्य दल जैसे कि कांग्रेस है, बड़ा दल है अपने आप में, कोई उनको पप्पू कहे राहुल गांधी को या कुछ भी कहे, लेकिन 100 एमपी है उसके पास, 3 राज्यों में उसके पास सरकार है।
तो अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर दिया और चुनाव लड़ा और पीडीए ने उनका साथ दिया, तो तब वो बाजी जीत सकते हैं। इस बात की संभावना है, नो डाउट। लोगों में बहुत आक्रोश है, काफी लोग गुस्से में। अच्छे अच्छे जो व्यापारी हैं वो ये कहते घूम रहे हैं, हम जानते हैं कि वो फिर उन्हीं को देंगे, कहते घूम रहे हैं कि सारा बिजनेस ठप हो गया, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं। लेकिन जय श्री राम है, अब भी है। आलोचना करने के बाद आज यूजीसी की बात हो रही, मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सवर्ण समाज का 80% वोट फिर भाजपा को ही जाएगा। आलोचना भी करेंगे, और लेकिन अभी क्या होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा रहेगा 27 तक, उसके बाद आएगा। यूजीसी तो लागू होना ही है और सवर्ण क्लास का बंटाधार होना ही है, लेकिन जो कार का सहला एक बार 27 फिर जीत ले, फिर देखा जाएगा। तो चुनाव की जो रणनीति है इनकी, तो भाजपा की वही है पुरानी रणनीति, और ज्यादा जिस तरह पश्चिम बंगाल में उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में काम नहीं चल रहा है, आज भी काम चल रहा है, अंदर अंदर लोग काम कर रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है उसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सारा दारोमदार पिछड़े वर्ग के वोटों पर है। क्या भारतीय जनता पार्टी उस वोट को अपनी ओर खींच पाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। अगर खींच ले गई, लगे तो है, ओम प्रकाश राजभर हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, सारे लोग लगे हैं, ये भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी। तो ये कितना खींच पाते हैं? अगर इन्होंने खींच लिया तो 27 फिर पस्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो चुनाव की फाइट नेक टू नेक होगी। अभी आप देख लीजिए ना, तमिलनाडु में क्या चुनाव है। तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो ईसाई समुदाय से, और जो उसको वोट मिले हैं 35% मिले। मतलब वहां जो है जादू नहीं चला। लेकिन उत्तर प्रदेश में जादू नहीं चलेगा ऐसा संभव नहीं, आज जादू ही चलेगा। भले बिहार में आज लाठियां चल रही है, कल उत्तर प्रदेश में भी चले, कोई बात नहीं। लेकिन जो सवर्ण क्लास है वो कहता ऑप्शन नहीं है, अब ऑप्शन कहां से उनके पास आएगा वो अलग की बात। लेकिन चुनाव टफ होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देगी चुनाव जीतने के लिए 27 का। अच्छा, अगर हम विपक्ष की रणनीति को गौर करें तो जो समाजवादी पार्टी हल्का सा एंटी हिंदू छवि के लिए जानी जाती थी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह पे लगातार आरोप लगते आए। आप गौर करें तो 2024 के चुनाव में उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अखिलेश यादव ने केवल अपने घर के जो 4 हैं वो टिकट यादवों को दिए। अखिलेश यादव के परिवार के अलावा कोई भी यादव को 80 सीटों में से कहीं पे भी सपा ने चुनाव नहीं लड़ाया। केवल उनके घर की 4 आदित्य यादव और धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव, 4 यादव सपा के सिंबल पे लड़े, इंक्लूडिंग अखिलेश। इसके अलावा मुस्लिमों में देखिए तो केवल रामपुर जैसी सीट पे मुस्लिम को लड़ाया, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को लड़ाया, और एक सीट संभल की जहां पे एकदम मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, इन जगहों पे मुस्लिमों को टिकट दिया। तो सपा ने खुद भी मुस्लिम और यादव जिसपे उनको लगातार मीडिया से लेके हर जगह ट्रोल किया जाता था, उससे उन्होंने परहेज किया और गैर यादव ओबीसी को टिकट देना ज्यादा पसंद किया। तमाम जगह आपने देखा, कहीं कोई मौर्य जीत के आया, कहीं कोई कुशवाहा जीत के आया, कई जगहों पे उन्होंने दलित समाज से आने वाले तमाम लोगों को टिकट दिया। जनरल सीट अयोध्या जैसी पे वहां भी इन्होंने एक एससी नेता को लड़ाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार विपक्ष ने अपनी रणनीति जो है पिछले चुनाव में बदली है। क्या इसी रणनीति को आगे लेके अखिलेश यादव चलेंगे? जो एमवाई फैक्टर उनके साथ चला आ रहा था, जिसपे उनको लगातार घेरा जा रहा था, उससे वो दूरी बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप गौर करें तो एमवाई फैक्टर उनके साथ एकदम इंटैक्ट रहता है और सपा का जो वोट शेयर है वो 20-30% से शुरू होता है। यादव प्लस मुस्लिम तो उनके साथ इंटैक्ट रहता ही, उनको केवल गैर यादव ओबीसीओ को जोड़ना है और अन्य दलित समाज और अन्य समाज को जोड़ना है अपने साथ। तो उसमें ये कितना कामयाब हो? देखिए, एमवाई की आपने बात की, अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन एम कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो अगर कांग्रेस के साथ वो मिलेंगे तो एमवाई प्लस जो उदारवादी हिंदुत्व है, कट्टरवाद हिंदू नहीं, वो कांग्रेस को वोट कर सकता है। अभी हमने जिक्र किया है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में क्या हुआ, जनरल सीट पर उन्होंने 30-35 कैंडिडेट एससी उतार दिए और सब जीत गए। तो इस फैक्टर को ध्यान रखना होगा कांग्रेस के लोगों को भी और समाजवादी पार्टी के लोगों को। टोटल एमवाई कि हम इन्हीं पे डिपेंड है, वो टिकट आपको देना है, अन्य समुदाय को भी देना होगा ताकि उनको लगे कि सिर्फ आप यादव मुस्लिम के लिए ही बने। क्योंकि जो यादव की छवि है वो झगड़ेलू और लड़ाकू छवि है, उस छवि से आपको बचना होगा। अपने लोगों को आप सपोर्ट करिए, हर कोई करता है। आजकल ब्रजेश पाठक जी का एक बयान बहुत जोर चला, अरे पांडे जी आ रहे हैं अपने हैं, तो हर आदमी सपोर्ट करता है, स्वाभाविक सी बात है, उनका काम हो ना हो सब अलग की बातें हैं।
तो सपोर्ट आप करिए, पर्दे के पीछे करिए, लेकिन खुलकर आप जो आपने पीडीए बनाया है उस पर फोकस करिए, कांग्रेस को साथ लीजिए। अदरवाइज चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे ओबीसी जी हो, ये सारे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए तो लगे ही। अच्छा, कांग्रेस के साथ आने से क्या विपक्ष के साथ अगड़ा वोट बैंक आ सकता है? तमाम ऐसी चर्चाएं आती हैं, आपने पाठक जी का उल्लेख किया। कई बार ऐसी चर्चाएं आती है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है, कभी अंदर खाने तो कभी खुल के ब्राह्मण समाज सामने आता है, कभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक सम्मेलन होता है, कभी किसी विधायक के यहाँ कोई दावत हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर खाने की चर्चा रहती है कि ब्राह्मण इस बार नाराज है। तो ब्राह्मण साइकिल पे न जाने की जगह पंजे पे जाना अधिकतर पसंद करेगा, वो भी खासकर शहरी सीटों पे। अगर हम लखनऊ मध्य जैसी सीट की बात करें या कैंट की बात करें, तो क्या कांग्रेस के साथ में लेके विपक्ष और अखिलेश यादव एससी और अगड़े ये दो वोट बैंक अपने साथ ले सकते हैं? क्योंकि एससी और अगड़े दो ऐसे वोट बैंक है जो कांग्रेस पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन साइकिल पे जाना अभी उनको मंजूर नहीं रहता है। देखिए, एक टाइम था कांग्रेस को वोट बैंक क्या था, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित। ब्राह्मण भटक गया, भाजपा के पास चला गया, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पास चला गया, दलित मायावती जी के पास चला गया। तो इस समय का क्या है, इस समय तमाम लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो सपा को भी नहीं देना चाहते। तो कांग्रेस सवर्ण क्लास के लिए, खासतौर से ब्राह्मण समाज के लिए, जिनके अंदर बहुत नाराजगी है, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कांग्रेस। ये उसमें जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज के 90% वोट कांग्रेस को आ जाएगा, लेकिन 10-20% वोट कांग्रेस को जा सकता है। अच्छा, तो इसमें कितनी सत्यता आप मानते हैं कि ब्राह्मण समाज नाराज है वर्तमान सरकार से, योगी आदित्यनाथ की छवि से? और क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को उनके स्वजाति लोगों को वो आगे करते हैं, या ठाकुरवाद के जो आरोप लगते हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, नाराजगी चाहे जितनी हो, लेकिन मेरा फिर मानना बटन वहीं पे दबा देते कि वही कमल को वोट देंगे, गाली भी देंगे कमरे में, हम घर में झगड़ा भी करते हैं, लेकिन कोई जब बाहरी हम पर अटैक करता है तो हम एक साथ हो जाते हैं। तो ब्राह्मण समाज के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप है कि वो ठाकुरवाद को सपोर्ट करते हैं, इसको लेकर भी जो ब्राह्मण समाज है उसमें आक्रोश है। इसके बावजूद मेरा मानना है 70 से 80% ब्राह्मण वोट भाजपा के ही कौन को जाएगा। ये 24 में भी भाजपा को ही आता है ये समाज? बिल्कुल, फिर जाएगा उन्हीं को, क्योंकि वो उनका कहना है मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं। और क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है कहीं न कहीं धर्म, जात, राष्ट्र इसको लेके कुछ ज्यादा सोचता समझता है। मुझे एक बहुत पहले की घटना याद है। ब्रजेश पाठक जी उन्नाव में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। मैं वहां 2 दिन उस क्षेत्र में रहा और तीसरे दिन हमारी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने हमसे पूछा था कि भैया ये बताइए कि क्या पोजीशन। हमने इनसे कहा था कि अगर आपका समाज आपको वोट दे दिया तो आप जीत जाओगे, नहीं तो हार। तो उनका जवाब उनका यह था कि हमारा समाज तो राष्ट्र के लिए वोट देगा। तो उस लिहाज से मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस हार गए थे चुनाव, ब्रजेश पाठक जी चुनाव हार गए। कांग्रेस के पास तो ब्राह्मण समाज जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उतना पसंद नहीं करता जितना कांग्रेस को दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो लिबरल उदारवादी। इन्होंने कोई नई लीडरशिप भी नहीं ऐसी दी, जैसे आप मुलायम सिंह का आपने दौर देखा, इतना वो जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग रखते थे जिनके साथ ब्राह्मण समाज आना पसंद करता था। अखिलेश यादव ने कोई ऐसा नेता नहीं ब्राह्मण समाज में किया। अगर पवन पांडे भी बहुत छोटा नाम है उस कैटेगरी में, अगर जनेश्वर मिश्रा से तुलना करें, या माता प्रसाद पांडे जरूर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया, लेकिन माता प्रसाद पांडे भी बहुत एजेड है, बोलने फिरने चलने में उनको काफी तकलीफ है, उनके साथ भी वो ब्राह्मण समाज इंटैक्ट नहीं होता। तो इसके लिए भी उनकी लीडरशिप कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। जनेश्वर मिश्र जी के भाषण शैली और माता प्रसाद जी की भाषण शैली में जमीन आसमान का अंतर। वो बिल्कुल उनकी जो भाषण शैली थी उस एज में भी उनकी भाषण शैली बहुत गजब की थी, आक्रामक हुआ करती थी। माता प्रसाद जी बहुत ही शालीनता के साथ बात करते हैं। अभी उनका एक बयान आया था कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट देती है लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर ये दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे तो 24 दोहराया जा सकता है। अदरवाइज फिर वही होगा जिसकी कल्पना काफी लोग कर रहे हैं कि बाबा जी फिर आ जाएंगे, यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः बनेगी। बाकी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग हमें इस चुनाव में भी आने वाले समय में यकीनन देखने को मिलेगा 27 विधानसभा चुनाव में। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक दुनिया समाचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।